बचपन में जब हमारे घर पे एक न्यूज़पेपर आता था तो न्यूज़पेपर पे सबसे ऊपर में एक लाइन लिखी होती थी कि ना स्याही के हैं दुश्मन ना सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। ठीक इसी तरह आज मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का दोस्त हूँ और न किसी पॉलिटिकल पार्टी का दुश्मन हूँ, लेकिन क्या चल रहा है उसकी क्या सच्चाई है वो आप तक रख देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा की। जी हाँ, राघव चड्ढा जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है और आजकल इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड कर दिया, जिससे काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि जब वो राज्यसभा मेंबर थे और राज्यसभा में जनता के छोटे-छोटे मुद्दों को उठा रहे थे, तो फिर आखिर केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने उनको सस्पेंड क्यों किया? और उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के कोटे से जो वक़्त मिलता है राज्यसभा में बोलने के लिए, उसको क्यों उन्होंने स्पीकर को लिखा कि इसको इस कोटे से वक़्त ना दिया जाए बोलने के लिए और उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके बदले किसी और को दिया गया। तो आखिर क्यों? अब किसी को सही और इसमें किसकी गलती है और किसकी, दोनों तरफ से बात है। केजरीवाल के कहने आम आदमी पार्टी का कहना कुछ और है और इनका कहना कुछ और है, वो इन पे आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इन पे लगाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा राघव चड्ढा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को। जब तक हम इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे और जब से इन्होंने पॉलिटिक्स में आए तब से आज तक क्या-क्या हुआ, अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे और तब तक हमें ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसमें किसके साथ गलत हुआ और किसके साथ सही हुआ है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, इनके पॉलिटिकल करियर से इनकी शुरुआत करते हैं। राघव चड्ढा, ये नाम क्या आपने पहले कभी सुना था? नहीं, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आता है आम आदमी पार्टी का एक नेता राघव चड्ढा। जी हाँ, 2015 में जब बीजेपी जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई, तो 2000 तो केजरीवाल ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई, राघव चड्ढा को पार्टी ज्वाइन कराई और यहीं से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। तब इनको ना हम जानते थे, ना आप जानते थे, ना देश में कोई जानता था। इनको जानना ही हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया। 2015 में ये जब आम आदमी पार्टी में आए तो आम 2015 में ही इनको आम आदमी पार्टी ने अपना नेशनल ट्रेजरर बनाया 2015 में। एक दूसरा चीज, 2015 में ही इनको 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी ने किसी भी पार्टी का सबसे यंगेस्ट स्पोक पर्सन बनाया। ये दो काम 2015 में हुआ। उसके बाद 2019 के लोकसभा का जब इलेक्शन ये शुरू हुआ, तो लोकसभा इलेक्शन में एमपी का टिकट आम आदमी पार्टी ने इनको दिया 2019 में, जहां ये बीजेपी से इलेक्शन हार गया। ठीक है, 2020 में जब दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन फिर से हुआ 2020 में, तो वहां इनको आम आदमी पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया। एमएलए का टिकट देने के बाद ये वहां से जीत के आम आदमी पार्टी के एमएलए बने। ये हुई 2015-20 में। 2020 में ही केजरीवाल ने इनको दिल्ली जल जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया 2020 में। फिर 2020 में ही इनको पंजाब इलेक्शन का को इंचार्ज बनाया गया, पंजाब इलेक्शन का को इंचार्ज बनाया गया 2020 में। उसके बाद जब पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीतती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो वहाँ से के जो विधायक थे और केजरीवाल ने उनको वहाँ से राज्यसभा का एमपी के इलेक्शन हारने के बाद भी 2019 में 2022 में इनको फिर से राज्यसभा का मेंबर बनाया अपने एमएलए के बल पे। राज्य, क्योंकि वहाँ एमएलए की इनका वैल्यू, एमएलए के ज़्यादा थे नंबर्स ऑफ एमएलए, तो उसके बल पे इनको पंजाब से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। अब पंजाब से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के एक और सांसद हैं, मेंबर हैं, एमपी हैं, वो हैं संजय सिंह। तो ये दोनों थे और पार्टी ने पंजाब का अ, हाँ, फिर उसके बाद ही पार्टी ने उनको पंजाब का एडवाइजरी पैनल का भी चेयरमैन बनाया। ये सब तब हुआ जब पार्टी के अच्छे दिन चल रहे थे क्या, और पार्टी का जो कैरियर था वो बहुत पीक पे था, मतलब हर चीज़ अच्छा चल रहा था। सब कुछ जब पार्टी के साथ अच्छा चल रहा था तो पार्टी ने इनके साथ भी बहुत अच्छा किया और सब कुछ चला। ये सारी कहानी थे जब पार्टी के अच्छे दिन थे।
अब कहानी जानते हैं कि पार्टी के बुरे दिन की शुरुआत जब हुई तो क्या हुआ है। पार्टी के बुरे दिन की शुरुआत उस दिन से हुई जब 2025 में दिल्ली एमएलए का इलेक्शन था, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन था। अब दिल्ली विधानसभा जब इलेक्शन 2025 में था तो और 2024 में लोकसभा इलेक्शन था। 2024 में लोकसभा इलेक्शन का जब एक सीट से, एक्चुअली मुझे याद नहीं, उस सीट से बीजेपी के अगेंस्ट जब राघव चड्ढा को 2024 में टिकट दिया गया तो कहा गया लड़ने के लिए, तो उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। ठीक है, वो भी हुआ। अब बात आती है 2025 के इलेक्शन की। 2025 के इलेक्शन को किसी तरह से बीजेपी को जीतना था दिल्ली में, उसको अपनी सरकार बनानी थी। तो सरकार बनाने के लिए खेल शुरू हुआ, ईडी, सीबीआई और घोटाले का इल्जाम का दौर शुरू हुआ। ये शुरू हुआ दौर 2024 में। अब 2024 में आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता थे उन पे ईडी, सीबीआई और घोटाले का इल्जाम लगा, और इल्जाम लग के ईडी, सीबीआई का रेड पड़ा उनके घर पे, जिसमें जो उनके टॉप लीडर थे जैसे सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और ये मनीष सिसोदिया, ये सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा। बाद में वो लोग बाहर आए, जेल भी जाना पड़ा उसी टाइम 2024 में। ठीक उसी टाइम दिल्ली जल बोर्ड पे भी ईडी का छापा पड़ा, ईडी का रेड पड़ा। लेकिन यहाँ भी राघव चड्ढा से उसके बाद कोई पूछताछ ईडी की और सीबीआई की कोई पूछताछ नहीं हुई। खैर, 2000 उसके बाद एक शराब घोटाला का इल्जाम लगा पार्टी के ऊपर दिल्ली में, और शराब घोटाला अभी प्रूफ भी नहीं हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। और इस तरह इस बीच में अरविंद केजरीवाल की सीएम की कुर्सी भी चली गई और अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। सब लोग जेल चले गए। ठीक है, अब जब सब लोग जेल जा रहे थे तो ये जो थे राघव चड्ढा, वो लंदन चले गए वैकेशन मनाने। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम लंदन वैकेशन मनाने नहीं, लंदन आँख का ऑपरेशन कराने आए। ठीक है, उस पर बाद में बात करते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिस टाइम दिल्ली जल बोर्ड के ये चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, और उस टाइम ईडी सीबीआई का छापा रेड पड़ा था, तो इन्होंने वहीं पर से एक बीजेपी के एक लीडर थे और एक बॉलीवुड का कोई एक्टर था, इन दोनों के बीच इन बीजेपी और इनके बीच एक समझौता हो गया। इस समझौता में ये हुआ कि आप अपने दायरे में रहेंगे और मोदी और अमित शाह के ऊपर लोकसभा, राज्यसभा में और किसी भी इसमें कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। और ये समझौता से इनको ईडी सीबीआई से छूट मिल गई। और चूंकि शराब घोटाले में भी इनका नाम था तो इनको जेल जाने के डर से, जहाँ सारे बड़े बड़े नेता जेल जा रहे थे, तो इनको जेल जाने से डर लगा और जेल नहीं जाने के डर से ये अपना बीजेपी के साथ समझौता कर ली और उसी वक्त ये लंदन चले गए। जब इनको इलेक्शन के दौरान जब इनको पार्टी ने रैली करने के लिए कहा तो इन्होंने रैली करने से, कब पार्टी के कैंपेनिंग में यानी पार्टी के फेवर में रैली करने से मना कर दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि हम कोई रैली नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे तो रोड शो करेंगे। अब रोड शो और रैली में क्या फ़र्क होता है इसको समझिए, क्योंकि जब आप रैली करेंगे तो आपको बीजेपी की कमियों को जनता को बताना पड़ेगा, रैली में जाके उस पे निशाना साधना पड़ेगा, उसकी जो कमियां हैं वो उजागर करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। लेकिन रोड शो में ऐसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने रोड शो पे मना कर दिया। दूसरी बात, जब सारे बड़े नेता जेल जा रहे थे तो इन्होंने एक भी मतलब डिफेंड में, अपने नेताओं के डिफेंड में, ना एक ट्वीट किया, न इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, और न ही इन्होंने मतलब एक टीवी पे आके इन्होंने एज ए पैनलिस्ट, एज ए स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी का फेवर रखा। कुछ नहीं किया, चुपचाप लंदन घूमते रहे, वैकेशन मनाते रहे। उसके बाद फिर कहा कि ये हुआ कि राज्यसभा में आपने दोनों को देखा होगा, संजय सिंह को भी देखा होगा, राघव चड्ढा को भी देखा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक उसी के बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद से राघव चड्ढा ने बीजेपी, अमित शाह और मोदी पे एक भी न ट्वीट किया, न कोई सवाल, न उनसे कोई बात की, इनके बारे में कुछ बोला। और बाकी जितने पुराने ट्वीट थे, कहा जाता है कि लगभग 10,000
ट्वीट जो पहले इन्होंने किए थे बीजेपी के अगेंस्ट, मोदी के अगेंस्ट, और किसी किसी भी मुद्दे पे जो सरकार को इन्होंने घेरा था मुद्दा बना के, वो सारे ट्वीट को 10,000 से ज़्यादा ट्वीट को डिलीट किया गया। तो इसको डिलीट करने का मतलब क्या होता है? जब सारे सीनियर लीडर जेल जा रहे थे, तो आपको उसको ईडी सीबीआई ने क्यों छोड़ा? आप उन पे पूछताछ क्यों नहीं हुई? और आपने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर को डिफेंड क्यों नहीं किया? आपने स्पोक पर्सन थे, आपने उसकी बात मीडिया में क्यों नहीं रखी? आम जनता के बीच क्यों नहीं रखा? आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल थे। ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद तो फिर वो लोग जेल गए। जेल के बाद से अभी उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिला उसी केस में जिसमें वो लोग जेल गए थे, और क्लीन चिट मिलने के बाद अभी वो वापस आए। जब वो वापस आए, तब भी आपने इस पे कुछ नहीं कहा। आपको सरकार से सवाल करना था कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में आपने डाला, बेकसूर, मुद्दा को जनता के सामने लाना था, टीवी पे आना था, बात करना था फेसबुक पर, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कीप साइलेंट, चुपचाप बैठे रहे। ठीक। अब इन्होंने ये एक जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अभी तो ये कहा है कि जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे राघव चड्ढा का, तो राघव चड्ढा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर के नाम से। क्या अब ये राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर? तो इस पे भी राघव चड्ढा को एतराज हो गया, और राघव चड्ढा ने ये कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी का ना कहा जाए, बल्कि मुझे ये कहा जाए कि मैं सिर्फ एक राज्यसभा मेंबर हूँ। मुझे ये ना कहा जाए कि मैं आम आदमी पार्टी का राज्यसभा मेंबर हूँ। तो जब आपको इन चीज़ों से एतराज है कि आपको ये आम आदमी पार्टी का राज्यसभा मेंबर नहीं कहा जाए, तो फिर आम आदमी पार्टी आपको अपने कोटे से बोलने का टाइम ही क्यों दे? सवाल तो ये भी। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि आम आदमी पार्टी से अपना चेहरा, अपनी दूरी बनानी शुरू की, और ये सोचा कि हमारी पहचान, हमारा इमेज आम आदमी पार्टी के नाम पे नहीं बने, बल्कि इस नाम पे बने कि मैं खुद बहुत जनता का मुद्दा उठाता हूँ। अब फिर इन्होंने वही चीज़ खेल शुरू किया, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू किया अपना। सोशल मीडिया टीम बनाई, वैसा तो था, सोशल मीडिया का टीम बनाया, और राज्यसभा में ये अपने बोले कि हम जनता के छोटे छोटे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए कि एयरपोर्ट पे समोसा समोसा इतना महंगा क्यों मिल रहा है, 10 रुपए की चाय क्यों नहीं मिल रही है, सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलना चाहिए, हरी मिर्च फ्री मिलना चाहिए। ठीक है, ब्लिंकेट वाले का जैकेट वो पहन के अपना घूमने लगे। उसके बाद बहुत सारा चीज़, हाँ, रिचार्ज का उठाया कि 28 दिन का रिचार्ज नहीं हो गया, 45 दिन का होना चाहिए। ये सारा चीज़ इन्होंने उठाया, मुद्दा उठाया। अब जो पार्टी थी, पार्टी का ये कहना था कि आप इन मुद्दों को उठा के राज्यसभा में अपना वक्त बर्बाद न करो। आप इनको सिर्फ ट्वीट करो, ट्वीट करो इन मुद्दों को, छोटे छोटे मुद्दों को आप पब्लिक में बोलो। जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, जो अभी ईरान देश में, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, इस पे भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स है, इस पे सवाल करो। देश में जो नफरत बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम का नफरत बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, इन घटनाओं पे सरकार को उससे सवाल करो, सरकार से पूछो कि इसको रुकना चाहिए। सरकार से एलपीजी क्राइसिस के बारे में बात करो। यही सरकार से बात करो कि जब डॉलर 55-56 रुपए का था कांग्रेस में, $1 इक्वल टू 56 फीट, तो आपको देश बहुत गर्क में जाता हुआ दिखता था, देश की इकोनॉमी खतरे में दिखती थी। तो आज जब 95 रुपीज़ का है, तो इस मुद्दे पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, या सरकार क्यों नहीं बोले, सरकार क्यों चुप है? देश के जीडीपी के बारे में बात करो, इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट आया है आईटीआर में, उसके बारे में बात करो, और भी ऐसे बड़े बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में बात करना था। पर इन मुद्दे पे आपने बोलते हुए सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह को सुना होगा। संजय सिंह के अलावा इनका एक भी वीडियो, एक भी ट्वीट आप निकाल के देख लो, इन्होंने नहीं बोला इन मुद्दे पे। ये सोचे कि हम वो धनिया और हरी मिर्च करते रहेंगे आम आदमी के बाद, और हम नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी बन जाएंगे, और हम अपनी इमेज और छवि को, और उनको वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहेंगे, उनकी टीम पोस्ट करती रहेगी, और ये बनेगा। उसके बाद भी इनकी पूरी तरह से जैसा कहा जा रहा है कि इनकी पूरी तरह से सेटिंग हो चुकी थी बीजेपी के साथ। ये किसी भी टाइम में आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते थे, साथ छोड़ के बीजेपी के साथ जा सकते थे। अब खैर ये बीजेपी के साथ जाए या ना जाए वो तो इनका मैटर है, लेकिन बात दरअसल ये थी कि जब आपको आम आदमी पार्टी के नाम से ही परहेज होने लगा था, तो फिर आपको आम आदमी पार्टी अपने साथ रखे ही क्यों? तो इन्होंने, अब आप बताएं कि इन्होंने जो 10 रुपए की चाय का एयरपोर्ट पे में ये मुद्दा उठाया संसद में कि हम जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, 10 रुपए की चाय क्यों नहीं है, 100 रुपए की चाय क्यों? आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान की 75% पॉपुलेशन आज़ाद भारत की आज भी है, जो एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग एरिया में कभी नहीं बैठी है।
तो इससे हिंदुस्तान की कौन सी जनता का भला होगा। चलो ठीक है, आप का एक और बात मान लेते हैं कि आप मुद्दा उठा रहे थे रिचार्ज का। आपने मुद्दा उठाया कि सब्जी के साथ हरी मिर्च पड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप उस टाइम जब आप ही का कहना है कि आप लंदन वेकेशन मनाने नहीं, आँख का ऑपरेशन कराने गए थे। तो क्या हिंदुस्तान में इतना कोई आँख का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं? जब आपको अगर ये फील हो गया कि यहाँ आँख के ट्रीटमेंट करने वाला, मेरे आँख का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो आपने इस मुद्दे को जनता के लिए क्यों नहीं उठाया? आपको तो इस मुद्दे को जनता के लिए उठाना चाहिए कि हम तो राज्यसभा मेंबर हैं, हमारे पास पैसा है, सरकारी फंड है, सब कुछ है, तो इससे तो हमने आप आँख का ऑपरेशन करा के बाहर से हम चले आए। लेकिन जो आम आदमी है, वो आँख का ऑपरेशन कहाँ कराएगा? अगर हिंदुस्तान में अच्छा डॉक्टर नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल आँख के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, तो आप तो करा के चले आए, बाकी आम आदमी कहाँ जाएगा? तो आपने आम आदमी के लिए ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया राज्यसभा में? यही मुद्दा उठा लेते राज्यसभा के अंदर कि भाई यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। हम तो बड़े लोग हैं, या जितने भी एमएलए एमपीज हैं वो तो, और जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो बाहर जाके यूके यूएस जाके आँख का ट्रीटमेंट करा के ऑपरेशन करा के आ जाते हैं। लेकिन ये आम जनता कहाँ जाएगी? ये मुद्दा उठा लेते। अब आप बताओ कि जब मेरे पास आँख ही नहीं रहेगा तो हम 28 दिन मोबाइल के देखेंगे या 44 दिन देखेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? तो सबसे पहले मुद्दा जो था ये था, इन सारे मुद्दा को उठाना चाहिए था। तो इन सारे मुद्दा से ये अपने आप को दरकिनार करते चले गए और इन्होंने पार्टी के आइडियोलॉजी से भी बहुत समझौता किया। पार्टी इनको कहती रही कि आपको जो राज्यसभा में पार्टी को टाइम मिलता है कोटे से, उस कोटे से आप इन सारे मुद्दों पे बात करो, इन सारे मुद्दों पे गिरो, ठीक है? लेकिन इन्होंने नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के का जो मुद्दा था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1-2 दिन का जंग हुआ था, उसमें भी नहीं। कि सीज फायर की खबर हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की डिफेंस मिनिस्टर नहीं दे रहा है, बल्कि हमें ट्रंप दे रहा है। ट्रंप के एक फ़ोन पे जो सरेंडर हुआ, ठीक है, कि सीज फायर के लिए तैयार हो गए, तो वो भी मुद्दा था, वो भी उठाना चाहिए था। तो ये सारे मुद्दा को राघव चड्ढा बच रहे थे और राघव चड्ढा ने जितना भी पहले भी ट्वीट किया था, वो सारे चीज़ को डिलीट कर दिया। तो जब पार्टी के अच्छे दिन थे तो पार्टी ने आपको ये सारी चीज़ दी, और जब बुरे दिन आए तो आपने ये कर दिया। तो अब फैसला आपको करना है या बाकी लोग जो हैं वो समझें कि ये पार्टी ने इनके साथ सही किया या गलत। क्या केजरीवाल ने इनको धोखा दिया या इन्होंने गद्दारी की? सवाल ये। थैंक यू। आपको एक बात और बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बता दें कि एक बार जब हमने राघव चड्ढा का इंटरव्यू शुरू किया संसद भवन के अंदर, और हमने कहा कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मौजूद हैं, तब उस वक्त राघव चड्ढा ने हमको टोकते हुए कहा था कि हमको सिर्फ राज्यसभा सांसद कहा जाए, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद ना कहा जाए।